प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत सम्मेलन और 18वें ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने के लिए आज इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी जकार्ता में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर 10 राष्ट्रों के समूह के बीच चर्चा करेंगे। इस मंच पर भारत के साथ आसियान के व्यापार समझौते को 2025 तक पूरा करने पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा चीन की ओर से जारी मनमाने नक्शे को लेकर भी इस मंच पर चर्चा हो सकती है। दिन भर की बैठक के बाद पीएम मोदी 7 सितंबर को ही शाम 6:45 बजे तक वापस भारत पहुंच जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 4 दिन की भारत यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति बाइडेन की भारत यात्रा का ब्यौरा जारी करते हुए कहा है कि 7 सितंबर को राष्ट्रपति बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। 8 सितंबर को पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक होनी है। 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रपति बाइडेन G20 के सम्मेलन में शामिल होंगे और 10 सितंबर को वियतनाम के लिए रवाना हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने बताया है कि जिल बाइडेन के कोविड पॉजिटिव होने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन के सेहत की लगातार निगरानी की जा रही है और भारत दौरे पर भी वो CDC के एहतियाती नियमों का पालन करेंगे। G20 की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत को अगले 10 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की है। अपने भारतीय और सनातन मूल पर गर्व करते हुए ऋषि सुनक ने कहा है कि 16 लाख भारतीय ही आज दोनों देशों के मजबूत रिश्तों के सूत्रधार हैं। ऋषि सुनक ने 2030 तक भारत के साथ द्विपक्षीय कारोबार दोगुना करने के लक्ष्य के साथ सफल बातचीत की उम्मीद भी जताई है। भारत की विविधता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ऋषि सुनक ने कहा है कि बिल्कुल सही समय पर सही देश को G20 का नेतृत्व मिला। मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में G20 सम्मेलन के आयोजन की आखिरी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्षों और डेलीगेट्स के साथ तैनात होने वाले मंत्रियों को संबंधित देश के रहन सहन, खान पान की जानकारी पहले से लेने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने मंत्रियों को VIP कल्चर से बचने और सही समय पर सही जगह उपस्थित होने की नसीहत दी है। 9 सितंबर को G20 के मेहमानों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। संसद के विशेष सत्र के आयोजन को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बिना राय मशविरा किए ही सत्र बुलाने की शिकायत की है। विपक्ष ने विशेष सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, अदानी, मणिपुर, चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में विपक्ष को जानकारी नहीं दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि संसदीय परंपरा के मुताबिक ही सत्र का आह्वान किया गया है। पहले से विपक्ष को एजेंडे की जानकारी देने की परंपरा नहीं है। विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, उन पर मानसून सत्र में चर्चा हो चुकी है। सनातन धर्म को बीमारी बताने और उसके उन्मूलन वाले बयान के विवाद में पीएम मोदी का आज पहला बयान आया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के मंत्री और DMK नेता उदयनिधि के बयानों का समुचित जवाब दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भारत और इंडिया नाम विवाद में भी नेताओं मंत्रियों को बेवजह अनाधिकृत बयान देने से बचने की सलाह दी है। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बनाई गई कमेटी की आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री समेत कमेटी के सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इससे पहले मध्य प्रदेश दौरे पर गए मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक देश एक चुनाव के सवाल पर कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधि कानूनों के तहत चुनाव आयोग 5 साल के कार्यकाल से 6 महीने पहले चुनाव करा सकता है। मोदी सरकार ने देश में रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 3060 करोड़ रुपए के बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2030 तक देश में 4000 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना विकसित करने का लक्ष्य है। आपके देश का नाम क्या होना चाहिए? आपकी पसंद क्या है? आपके देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए? ये ऑनलाइन पोल हमने कल किया था। आपको विश्वास नहीं होगा कि सवाल का जवाब देकर आप सब ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो भारत नाम का विरोध करने वाले नेताओं की आंखें भी खोल देगा और उनकी पोल भी खोल देगा। पिछले 24 घंटे में
3,86,000 लोग इस सवाल पर अपनी राय हमें बता चुके हैं, जिनमें लगभग 3,70,000 यानी 96% लोगों ने कहा है कि देश का नाम भारत होना चाहिए और सिर्फ 16,500 यानी 4% लोगों ने कहा है कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए। और ये वो पोल है जो विपक्ष की भी पोल खोल रहा है, यानी ये एक ऑनलाइन पोल था जिससे विपक्ष की पोल खुल गई। सरकार हर जगह भारत नाम का इस्तेमाल कर रही है, जिसके साथ 96% लोग हैं, और विपक्ष इंडिया नाम का इस्तेमाल कर रहा है जिसके साथ सिर्फ 4% लोग हैं। और यहां बड़ी बात यह है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को समर्थन तो सिर्फ 4% लोगों का मिल रहा है इस मुद्दे पर, लेकिन उन्हें मीडिया कवरेज में स्थान 100% वाला चाहिए। वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि मीडिया में हमारी कवरेज नहीं होती, लेकिन अगर इस पोल की बात देखें तो सिर्फ 4% लोगों ने उनका समर्थन किया है, तो उसी के अनुपात के हिसाब से मीडिया में उन्हें कवरेज मिलनी चाहिए। लेकिन आज भी उन्हें उतनी ही कवरेज मिलती है या शायद उससे भी ज्यादा मिलती है जितने की सरकार को मिलती है। आज इस ओपिनियन पोल के लिए हम आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जब लोकसभा चुनावों के ओपिनियन पोल्स का भी सैंपल साइज 2 लाख लोगों से ज्यादा नहीं होता, लगभग इतना ही होता है। अगर किसी ओपिनियन पोल में 2 लाख का सैंपल साइज हो जाए तो उसे बहुत बड़ा माना जाता है। और जब आपके सामने ऐसा कोई सर्वे आता है 2 लाख के सैंपल साइज वाला, तब आप उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि सैंपल साइज काफी बड़ा होता है। ऐसे में आप सब ने सिर्फ 24 घंटे में ही 4 लाख वोट डालकर हमारे पोल को इतना सटीक और इतना विशाल बना दिया। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि हाल के दिनों में यह सबसे बड़े पोल्स में से एक है, अगर सैंपल साइज आप देखें, क्योंकि हमने एक ही दिन में इतना बड़ा सैंपल साइज लगभग 4 लाख लोगों का आपके सामने पेश कर दिया। और ये हमने नहीं किया, ये सब तो आपने किया है। और इस नाम को लेकर लोग इतने इमोशनल थे कि बार बार लोग मुझे फोन करके या मैसेज करके, आज तक को मैसेज करके, जो इसमें शामिल नहीं भी हुए वो भी अलग से मैसेज करके कह रहे हैं कि हमारी पसंद ये है। तो देखिए, जब देश के लोग भावनात्मक रूप से किसी मुद्दे के साथ जुड़ते हैं तो कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स आता है, ये आपने देख लिया। अब आप ये देखिए कि भारत नाम का विरोध करने वाले लोग असल में वही हैं जो सनातन धर्म का भी विरोध कर रहे हैं, यानी ये एक ही टीम है और सनातन धर्म को ये लोग मिटाने की बात कर रहे हैं। आज उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि सनातन धर्म में जो भेदभाव है उसी की वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था और इसीलिए सनातन धर्म को पूरी तरह से मिटाने की जरूरत है। Example, the Honorable President Draupadi Murmu Madam, she was not invited for the opening of the Parliament. Right. That is the best current example. Thank you. No question of apology. Somebody is apologizing to me? They demanded your apology. No, sorry. तो देखिए, उदयनिधि स्टालिन जो हैं, उन्हें ना तो कोई पछतावा है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, उन्हें कोई पछतावा नहीं है। असल में कभी कभार नेता इस तरह के बयान दे भी देते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं, कई बार उन्हें पता नहीं होता, मुंह से निकल जाता है, और जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बयान से बड़ी संख्या में लोगों को उनका दिल दुखा है, आहत हुए हैं लोग, तो वो बाद में माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे बयान से कोई आहत हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये हमारे संस्कारों में भी है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन को ना तो कोई पछतावा है, ना किसी चीज का डर है, और ना ही उन्हें यह बात सता रही है कि उनके बयान की वजह से इस देश के करोड़ों लोग आहत हुए हैं। इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये बयान देकर उन्हें और ज्यादा आनंद आ रहा है, उन्हें और ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की मीडिया पब्लिसिटी उन्हें मिली है, खास तौर पर उत्तर भारत में, इससे पहले लोग उनका नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन आज पूरा भारत उनका नाम जानता है। ऐसी पब्लिसिटी पाकर शायद उदयनिधि स्टालिन को लग रहा होगा कि ये तो जो हुआ अनजाने में ही सही या जानबूझकर ही सही, लेकिन अच्छा हुआ। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म के विरोध में जो बातें कह रहे हैं, आज हम उसके जवाब में आपके सामने 2 तर्क देना चाहते हैं, और ये दोनों तर्क आज उनके सनातन विरोधी एजेंडे को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि हम तर्कों की बात करते हैं। पहला तर्क तो यह है कि उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं करना उनका अपमान है, और यह सनातन धर्म में मौजूद जातिगत भेदभाव की वजह से हुआ है।
उन्हें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी हैं और वो निचली जाति से आती हैं, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। लेकिन आज हमारा सवाल ये है कि जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही थी और उदयनिधि स्टालिन की डीएमके पार्टी ने ये जानते हुए चुनाव में उनका विरोध किया था कि वो आदिवासी समुदाय से हैं, वो आदिवासी महिला हैं, तो क्या तब उन्हें ये बात याद नहीं आई थी? क्या तब उन्हें द्रौपदी मुर्मू के सम्मान की बात ध्यान में नहीं आई? आज अचानक उनके मन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति इतना सम्मान जाग गया, लेकिन जब उनके उम्मीदवारी का विरोध किया था उस दिन सम्मान क्यों नहीं जागा? दूसरी बात, उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म के विरोध में यह नैरेटिव लोगों के बीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म ऊंची और पिछड़ी जातियों के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करता है, और उनका यह नैरेटिव भी एक झूठी बुनियाद पर खड़ा किया गया है। जिस भारत से वो सनातन धर्म को मिटाने की बात कह रहे हैं और असल में वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊंची जाति के जो लोग हैं वो भेदभाव करते हैं, और उनकी जो पूरी सहानुभूति है वो ऐसा लगता है निचली जाति जो दलित वर्ग है उसके साथ है, पिछड़े वर्ग के साथ, उसे वो अपनाना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आप सनातन धर्म को छोड़ दीजिए क्योंकि सनातन धर्म में पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव होता है। आज उसी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो आदिवासी समुदाय से आती है, यानी वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप देखिए, भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, ऊंची जाति से नहीं आती। उसी भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते हैं। भारत की सरकार का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। भारत की सरकार में इस समय 77 में से 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, 20 मंत्री दलित और आदिवासी समुदाय से हैं, और यह आजाद भारत की पहली ऐसी सरकार है जिसमें 61% मंत्री, 61% मंत्री पिछड़ी जातियों से आते हैं। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। असल में अगर आप देखेंगे तो ये सरकार जो है ये पिछड़ी जातियों की ही सरकार है, क्योंकि 61% मंत्री पिछड़ी जातियों के हैं। इसलिए उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को लेकर जो जहर उगल रहे हैं वो जहर उनकी सोच में है, और इस सोच का सच से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। हमने आपको तर्क भी दे दिया और हमने आपको आंकड़े भी दिखा दिए। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से करते हैं, लेकिन जब उन्होंने वर्ष 2002 में खुद अपना विवाह किया था तब यह विवाह सनातन रीति रिवाजों के जरिए ही हुआ था, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार ही इस विवाह के दौरान मंत्र पढ़े गए थे, और ये वो मंत्र थे जो सनातन धर्म का आधार है। लेकिन राजनीति के लिए यही नेता सनातन धर्म को बाद में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब इनके अपने घर में विवाह होते हैं, बड़े बड़े सम्मान समारोह होते हैं, जब इनके घर में पूजा पाठ होता है तब बहुत ही भव्य तरीके से होता है, तब एक एक समारोह पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। जब परिवारवाद की बात आती है तो आप देखिए, एम करुणानिधि पहले मुख्यमंत्री बने, फिर उनके बेटे एम के स्टालिन मुख्यमंत्री बने, अब उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो हैं वो भी सरकार में मंत्री हैं, और आगे चलकर ये भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो परिवारवाद हो, यहाँ आप देख लीजिए। तो बातें तो ये करते हैं पिछड़ी जातियों की, लेकिन इनका जो अपना जीवन है वो ऊंची जातियों वाला ही है। आज जब हमारे देश में खुलेआम सनातन धर्म को मिटाने की बात हो रही है और इस्लाम धर्म को खतरे में बताया जा रहा है, तब आपको लद्दाख से आई ये खबर और तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। आज लद्दाख की राजधानी लेह में लव जिहाद के खिलाफ एक बंद बुलाया गया था, और यह बंद हिंदू धर्म के लोगों ने नहीं बुलाया था, बल्कि ये विरोध प्रदर्शन बौद्ध धर्म के लोगों ने किए हैं। बौद्ध धर्म के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें मुस्लिम लड़कों ने बौद्ध धर्म की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया है, और इसलिए अब वो लद्दाख में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये लद्दाख से हमारे पास तस्वीरें आई हैं, और सोचिए लद्दाख में लव जिहाद के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, बाजार बंद रखे गए हैं, और बौद्ध धर्म के तमाम जो संगठन हैं वो धर्म परिवर्तन के खिलाफ, आज धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की मांग को लेकर
आज यहां सड़कों पर निकले हैं। सोचिए, हमारे देश में जब हिंदू धर्म की तरफ से कुछ लोग लव जिहाद की बात करते हैं तो उन्हें मुस्लिम विरोधी बताकर कहा जाता है कि लव जिहाद इस्लाम धर्म के खिलाफ एक फेक नैरेटिव है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है और यह हिंदू समुदाय की साजिश है। जो कट्टरवादी हिंदू हैं वो इस साजिश को इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है और लव जिहाद की बात हमारे देश में सिर्फ कट्टरवादी हिंदू करते हैं। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि लद्दाख में तो लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले ये तमाम लोग हिंदू धर्म से नहीं हैं बल्कि ये बौद्ध धर्म से हैं। तो फिर ये लोग इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके धर्म की लड़कियों के साथ लव जिहाद करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और ये कड़वा सच आज आप बौद्ध धर्म को मानने वाले इन लोगों से खुद सुनिए। भारत के 9 राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून है। चूंकि हमारे यहाँ से सांसद बीजेपी से हैं, लिहाजा हम ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार यहाँ भी धर्म परिवर्तन के कानून को लागू करे और ये कानून बल्कि सभी धर्मों के लिए सुरक्षित है। तो आपको यहाँ 2 बातें याद रखनी है। ये विरोध प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? लद्दाख में हो रहा है। दूसरी बात आपको जो याद करनी है वो ये कि यहाँ कोई कट्टरवादी हिंदू संगठन ये प्रदर्शन नहीं कर रहा बल्कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अब लव जिहाद की शिकायत कर रहे हैं। हम आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाएंगे जो हमारे देश की राजनीति की खबरों के बीच कहीं दबकर रह गई। ये एक माँ की कहानी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये माँ की जो कहानी है जिसके बारे में आज बताने वाले हैं, असल में हमारे देश की खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो इस कहानी को देखकर बहुत भावुक हो जाएंगी। ये कहानी है प्रियदर्शनी नाम की एक महिला की जो ऑस्ट्रेलिया में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन पिछले महीने 27 अगस्त को इस महिला ने कर्नाटक के बेलगावी में आकर आत्महत्या कर ली। और यह घटना अब इतनी बड़ी और गंभीर हो चुकी है कि इस मामले को G20 की बैठक में उठाने की मांग हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी इस महिला की आत्महत्या पर दुख जताया है और कहा है कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूर कराएगी। अब देखिए, इस महिला को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? ये पूरा मामला एक मां को उसके 2 बच्चों से अलग करने का मामला है। और आप तो जानते हैं, एक भारतीय मां को या दुनिया की कोई भी मां हो, उसे अगर बच्चों से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा। प्रियदर्शनी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन वर्ष 2018 में एक दिन उनके बेटे के अचानक पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्होंने उससे अपने बेटे को वहां एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। 6 महीने तक इलाज चलता रहा, लेकिन उनके बेटे के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। सोचिए, 6 महीने हो गए। तब प्रियदर्शनी और उनके पति ने अपने बेटे को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। कोई भी मां यही करेगी, कोई भी माता पिता यही करेंगे। अगर आप अपने बच्चे को किसी अस्पताल में भर्ती कराएं और 6 महीने तक बच्चे को कोई आराम ना हो तो आप जाहिर है डॉक्टर बदलेंगे, दूसरे अस्पताल में जाएंगे। इन्होंने भी वही किया और उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों पर उनके बच्चे के इलाज में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया, जो उनका हक है। प्रियदर्शनी का कहना था कि उनके बेटे के सिर्फ पेट में मामूली सा दर्द हुआ था, कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं थी। लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके बेटे को गलत दवाइयां दी, जिससे वो और ज्यादा बीमार होता चला गया। इलाज के 6 महीने के बाद जब प्रियदर्शनी ने अपने बेटे के मेडिकल ट्रांसफर की मांग की तो अस्पताल की तरफ से यह साबित करने की कोशिश की गई कि प्रियदर्शनी मानसिक रूप से बीमार हैं और वो अपने बच्चे की ठीक से देखभाल करने की स्थिति में नहीं है और उन्होंने अपने बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं की थी, इसीलिए बच्चा बीमार हुआ। यानी वो बच्चे की मां के तौर पर काम करने के काबिल नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है, बच्चा उनके साथ सुरक्षित नहीं है, यह साबित करने की कोशिश हुई। ऑस्ट्रेलिया में जब किसी माता पिता पर यह आरोप लगता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक कमेटी बनाई जाती है जो इन आरोपों की जांच करती है और अगर सही साबित होते हैं तो बच्चे की कस्टडी माता पिता से लेकर वहां के एक सरकारी विभाग को सौंप दी जाती है। और प्रियदर्शनी के बच्चों के साथ भी यही हुआ, मां को, पिता को बच्चों से दूर कर दिया गया। अस्पताल की झूठी शिकायत पर
जिन 6 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, उसने यह माना कि प्रियदर्शनी और उनके पति अपने बच्चों की देखभाल ठीक से कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक और कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की नई रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि प्रियदर्शनी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और वो अपने बच्चों का ख्याल रखने में सक्षम नहीं है। इसलिए सरकार उनके दोनों ही बेटों को अब अपनी कस्टडी में ले रही है। प्रियदर्शनी मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल के कुछ डॉक्टरों की मिलीभगत से उन्हें उनके बच्चों से अलग कर दिया गया और पिछले 3 वर्षों से, सोचिए 3 वर्षों से प्रियदर्शनी और उनके पति अपने बच्चों की कस्टडी वापस लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अकेले अपने दम पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे अपने बच्चों को वापस पाने के लिए। इस मामले में भारत सरकार ने भी मदद का भरोसा दिया था, लेकिन 40 साल की प्रियदर्शनी अब इस कदर टूट चुकी थी कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस सब के लिए शायद वही जिम्मेदार हैं और इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि वो ऐसा अपने बच्चों और अपने पति के लिए कर रही है। इसके अलावा इस सुसाइड नोट में उन्होंने ये भी लिखा कि इस आत्महत्या के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार, उसके आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग और एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी भी जिम्मेदार है। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस महिला को इसलिए मानसिक रूप से बीमार साबित करने की कोशिश की क्योंकि ये महिला अपने बच्चों को हाथ से खाना खिलाती थी, गलती होने पर अपने बच्चों को डांटती थी और बच्चों को अपने साथ एक ही बिस्तर पर सुलाती थी और यह भारत में हर मां करती है। अब देखिए, यहां संस्कारों की बात है। हमारे देश में बहुत सारी माएं ऐसी हैं, बल्कि हर मां अपने बच्चों को अपने हाथ से ही खाना खिलाती है। मां अपने बच्चों को डांटती भी है, कई बार पिटाई भी करती है। हमारे यहां तो आम बात है और हमारे यहां यह भी आम बात है, छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ ही सोते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी देशों में इसे बड़ा अजीब सा माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने के लिए इस महिला को वहां के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड जस्टिस ने इसे गलत माना और कहा कि यह महिला अपने बच्चों की गलत तरीके से देखभाल कर रही है, परवरिश गलत कर रही है, इसलिए ये बच्चे अब सरकार की कस्टडी में रहेंगे। इस पूरी कहानी का सार यह है कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों की सरकारें ना तो भारतीय संस्कारों को समझ पाती हैं, ना भारतीय परिवारों में माता पिता और बच्चे के बीच जो रिश्ते हैं उन्हें ही समझ पाती हैं। और इसलिए कई पश्चिमी देशों में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं जब वहां की सरकार बच्चे की भलाई के नाम पर भारतीय परिवारों से उनके बच्चों की कस्टडी ले लेती है और उसके बाद ये जो माता पिता हैं ये लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, भारत सरकार से भी मदद मांगते हैं और फिर ये इनकी जिंदगी कैसी हो जाती है आपने देख ही लिया। फिलहाल इस मामले में भारत का विदेश मंत्रालय ऑस्ट्रेलिया की सरकार से बात करके बच्चों की कस्टडी अब उनके पति या उनके नाना नानी को देने की बात कर रहा है। मां तो रही नहीं, इसलिए अब या तो पति को मिलेगी या परिवार के दूसरे सदस्यों को यह कस्टडी मिल सकती है अगर भारत सरकार ने जोर लगाया तो। मुझे इस बारे में पता चला है और मैंने विदेश मंत्री को कॉल करके बताया। उन्होंने सारी जानकारी ली। हम परिवार के साथ हैं और बच्चों की कस्टडी लेकर उनके माता पिता या फिर नाना नानी को देंगे। हमारे देश में बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के साथ विदेश में, यूरोपीय देशों में, पश्चिमी देशों में बसने का सपना देखते हैं, लेकिन विदेशों और खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों का कड़वा सच ये है, इन देशों में जो लोग भारत से जाकर वहां बसते हैं उनमें से कई माता पिता को उनके बच्चों से यह कहते हुए अलग कर दिया जाता है कि इनके माता पिता अपने बच्चों की सही देखभाल नहीं कर रहे। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कई भारतीय मूल के लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों की कस्टडी अब वहां की सरकारों के पास है और ये लोग अब वहां अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। ज्यादातर मामलों में बच्चों की कस्टडी इसलिए माता पिता से ले ली जाती है क्योंकि वहां की सरकारें भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार बच्चों की परवरिश को सही नहीं मानती और जब कोई मां अदालत में सुनवाई के दौरान भावुक हो जाती है, रोने लगती है, तो उस मां के आंसू उसकी मेंटल हेल्थ के लिए चुनौती बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि मानसिक रूप से बीमार है। कहा जाता है अगर मां रो रही है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और वो अपने बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर सकती। अब देखिए, हमारे देश में कौन सी ऐसी मां होगी जो अपने बच्चों को लेकर बात बात पर रोती नहीं होगी। हमारे लिए तो आम बात है, लेकिन वहां अगर कोई भारतीय मां ऐसा कर दे तो उसे कह दिया जाएगा कि यह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जिन बच्चों को सरकार अपनी कस्टडी में लेती है उन बच्चों को वहां फॉस्टर पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है, यानी ऐसे माता पिता जो इन बच्चों की परवरिश करते हैं और इसके बदले में उन्हें सरकार से भारतीय रुपयों में 2.5 से 3.5 लाख रुपए हर महीने सैलरी मिलती है।
यानी इन देशों में माता पिता बनने की भी एक बाकायदा नौकरी है और अलग अलग रिपोर्ट्स कहती हैं कि फॉस्टर पेरेंट्स की इस आड़ में बड़े पैमाने पर बेईमानी होती है और कई बच्चों को उनके माता पिता से इसलिए अलग कर दिया जाता है ताकि किसी फॉस्टर पेरेंट को उनकी जिम्मेदारी मिल जाए और जो पैसा उन्हें हर महीने इसके बदले में दिया जाएगा उसमें वहां के कुछ सरकारी और पुलिस अफसरों का कमीशन पहले से बंधा होता है। और जिन बच्चों को सरकार अपनी कस्टडी में लेती है उनमें ज्यादातर बच्चे अफ्रीकी या फिर एशिया मूल के होते हैं, जिनमें भारत भी प्रमुख है। इसलिए यह मुद्दा बहुत गंभीर है और भारत सरकार इस पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार से बात कर रही है और करनी भी जरूर चाहिए। हम G20 समिट का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जो इस हफ्ते 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाला है। यानी ये जो वीकेंड होगा, ये जो इस वीकेंड पर आप G20 समिट का ये पूरा बोलबाला देख पाएंगे। लेकिन इस G20 समिट से पहले हमारे देश में G20 के साथ साथ एक और ग्रुप की चर्चा हो रही है जिसका नाम है G2। G20 तो है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ये जो G2 है ये ग्रुप ऑफ 2 कंट्रीज है, 2 देशों का ग्रुप है, इसलिए इसको नाम हमने दिया है G2। और ये G2 कौन है? रशिया और चाइना, जिनके राष्ट्रपति इस समिट में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। और क्यों नहीं आ रहे हैं इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें सोने और चांदी से बने उन बर्तनों की हैं जिनमें G20 के राष्ट्र अध्यक्षों को और खास मेहमानों को इस बार राष्ट्रपति के न्योते पर राष्ट्रपति भवन बुलाया जाएगा और वहां उन्हें डिनर कराया जाएगा। भारत की सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए ये जो बर्तन हैं जिनमें खाना खिलाया जाएगा वो इस तरह से बनाए गए हैं। इन बर्तनों पर मोर और दूसरी भारतीय कलाकृतियों को अंकित किया गया है और इसमें दक्षिण के साथ साथ उत्तर भारत के राज्यों की कला को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। यानी जो बर्तन है वो अपने आप में भारत की संस्कृति मेहमानों को खुद बताएंगे। G20 समिट के बाद होने वाले डिनर के लिए चांदी के कुल 15,000 बर्तनों के सेट तैयार किए गए हैं और इन बर्तनों को तैयार करने वाले ज्यादातर कारीगर जयपुर से हैं। G20 के 23 वर्षों के इतिहास में भारत को पहली बार इस समिट की मेजबानी मिली है और यह न सिर्फ हमारे देश के लिए गर्व की बात है बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। G20 दुनिया के उन 20 देशों का समूह है जिनकी पूरी दुनिया की जीडीपी में 80% की हिस्सेदारी है। ये समझ लीजिए कि जो दुनिया के सबसे बड़े 20 देश हैं उनका ये ग्रुप है। और जो लोग G20 के बारे में ज्यादा नहीं जानते, आज सरल भाषा में उन्हें बता देते हैं। अब आप इतने बड़े एक्सपर्ट बन जाएंगे G20 के कि कल अपने दोस्तों को भी बता पाएंगे इसके बारे में। दुनिया का 75% अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिर्फ इन्हीं 20 देशों में होता है, G20 के 20 देशों में। दुनिया की 60% आबादी सिर्फ इन 20 देशों में रहती है। यानी G20 में पूरी दुनिया तो नहीं आती, लेकिन ये वो देश हैं जो पूरी दुनिया को अपने दम पर प्रभावित करते हैं। और सोचिए जब भारत इतने बड़े समिट का आयोजन करेगा तो यह हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी। हालांकि इस समय हमारे देश में G20 के साथ G2 की भी काफी चर्चा हो रही है और ये जो G2 हैं ये हैं रशिया और चाइना। ये दोनों देश G20 के स्थायी सदस्य हैं, बड़े बड़े देश हैं। लेकिन भारत में होने वाले इस समिट में इन दोनों देशों के ही राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हो रहे हैं। रशिया की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह उनके विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव दिल्ली आ रहे हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी रशिया के विदेश मंत्री आएंगे, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह उनकी सरकार में प्रधानमंत्री ली कियांग भारत आने वाले हैं। इसके अलावा मेक्सिको के राष्ट्रपति हर साल की तरह इस बार भी G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। लेकिन बाकी 17 देशों के राष्ट्र प्रमुख 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 के समिट में शामिल होंगे और इन नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक तक का नाम शामिल है। इमैनुअल मैक्रो आ रहे हैं, जैसा कि आप यहां तस्वीर में देख सकते हैं, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसलिए भारत नहीं आ रहे क्योंकि वो अभी यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के नेताओं के साथ ना तो एक मंच पर दिखना चाहते हैं, ना ही उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, ना ही उनके साथ वो चाहते हैं कि उनकी कोई फोटो आए। ये पहला समिट नहीं है जिसमें वो शामिल नहीं हो रहे। वो अक्सर पश्चिमी देशों के इन नेताओं को अवॉइड करते हैं और जहां ये नेता जाते हैं वो वहां जाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वो इन नेताओं के साथ दिखाई दें। और व्लादिमीर पुतिन की खास बात यह है, वो दोस्ती और दुश्मनी बराबरी के शिद्दत के साथ निभाते हैं। जिनके से दोस्ती निभाते हैं उनसे खुलकर निभाते हैं,
लेकिन जिनसे दुश्मनी है, दुश्मनी भी खुलकर निभाते हैं, और यही बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को। इससे पहले पिछले महीने हुए ब्रिक्स समिट में भी राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए थे। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने जब भारत नहीं आने का फैसला लिया तो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके इस बारे में जानकारी दी कि वो नहीं आ पा रहे हैं और वो क्यों नहीं आएंगे। पश्चिमी देशों में तो वैसे भी उनके आने जाने पर बैन लगा हुआ है, उनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, तो वो वहां जा नहीं सकते। लेकिन भारत वो आ सकते थे। भारत आने पर उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो चाहते तो आ सकते थे। लेकिन उन्होंने फोन किया अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को और अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ना तो फोन किया और ना ही आखिर तक किसी तरह का कोई संदेश भेजा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शिष्टाचार के नाते भी भारत को समय पर इस बात की जानकारी नहीं दी कि वो भारत में होने वाले G20 समिट में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। उन्होंने इस बात को कई दिनों तक टालने की कोशिश की और फिर अचानक एक दिन पहले ही ये बताया कि उनकी जगह इस समिट में चीन के प्रीमियर यानी वहां के प्रधानमंत्री उनकी जगह हिस्सा लेने के लिए आएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि रशिया और चाइना शामिल नहीं हो रहे, शामिल तो हो रहे हैं, क्योंकि रशिया के विदेश मंत्री आ रहे हैं और चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं आ रहे। असल में शी जिनपिंग दो वजहों से भारत नहीं आ रहे, जिनमें पहली वजह है भारत के प्रति उनकी ईर्ष्या और दूसरी वजह है भारत के रंग में भंग डालने की उनकी मंशा। G20 का मंच एक ऐसा मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक पहचान को और मजबूत करेगा, और जिस चीज में भारत के लिए कुछ भी अच्छा हो रहा हो उसमें चीन कभी भी भारत के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इससे यह बात पता चलती है कि पिछले साल बाली में और पिछले महीने ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच छोटी छोटी मुलाकातें हुई थी, और तब हमें यह बड़ी उम्मीद थी कि शायद इन मुलाकातों में दोनों देशों के बीच कोई बड़ा ब्रेक थ्रू निकल सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन दोनों मुलाकातों के दौरान दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने में ये दोनों नेता नाकाम रहे हैं, और इसके पीछे भी एक अहम वजह है। पहले हम सोच रहे थे कि ब्रिक्स समिट के दौरान जब ये दोनों नेता मिलेंगे तो शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, हो सकता है कि LAC पर कोई समझौता हो जाए, और हो सकता है कि शी जिनपिंग खुद ये कहें कि मैं भारत आऊंगा और मैं दोस्ती करना चाहता हूं। लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो दोनों जो बैठकें हैं, मीटिंग्स हैं, वो नाकामयाब रही हैं। अब वो नाकामयाब क्यों रही है? असल में चीन चाहता है कि भारत सीमा विवाद के मुद्दे पर बात ही ना करे और दुनिया को यह दिखाए कि दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य है। तो वो ये चाहता है कि सीमा विवाद जो है उसे अलग रखा जाए, उसे एक दूसरे पैरेलल ट्रैक पर उसके बारे में बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन उसका असर बाकी के संबंधों पर, बाकी के रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए, व्यापार पर नहीं पड़ना चाहिए, हमारे दूसरे संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। सीमा विवाद बहुत पुराना है, उसे अलग से हम निपटते रहेंगे। चीन ये चाहता है, जबकि भारत की रणनीति यह है कि अगर सीमा पर LAC पर स्थिति सामान्य नहीं है और सीमा पर विवाद बना हुआ है, आप सीमा पर हमें लगातार धोखा दे रहे हैं, तो पहले इस विवाद को सुलझाने पर चर्चा होनी चाहिए और फिर दूसरे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अगर भारत का कहना यह है कि अगर हमारे रिश्ते मीठे नहीं हैं, अगर हमारे रिश्ते असामान्य हैं सीमा विवाद की वजह से, तो फिर हर चीज में असामान्य रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम व्यापार के मामले में आपके साथ बड़े मीठे बन जाएं और विवाद जो हमारा सीमा पर चल रहा है उस मामले पर हम आपके दुश्मन बन जाएं, कहीं दोस्ती कर लें और कहीं दुश्मनी कर लें। अगर दुश्मनी है तो फिर हर चीज में दुश्मनी है, यह भारत का रुख है। और भारत के इसी रुख से चीन परेशान है, क्योंकि चीन यह चाहता था कि वर्षों पहले जैसा होता था, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने से पहले होता यह था कि चीन मनमानी करता रहता था और भारत ऐसा दिखाता था जैसे सब कुछ सामान्य है, कुछ हुआ ही नहीं है। और वो चाहते हैं कि यह भारत भी वही करे कि हम सीमा पर कुछ भी करते रहें और भारत दुनिया को यह दिखाए कि सब कुछ सामान्य है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो होता है, हमारे यहां कहा जाता है जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो वो नहीं आ रहे हैं शी जिनपिंग, ये भी असल में अच्छा ही हुआ कि नहीं आ रहे हैं, और मैं बताता हूं क्यों। भारत में कुछ महीनों के बाद ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में अगर राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट के लिए दिल्ली आते तो शिष्टाचार के नाते प्रधानमंत्री मोदी उनका रेड कारपेट वेलकम करते। रेड कारपेट पर आप शी जिनपिंग को चलते हुए देखते, सड़क के दोनों तरफ उनके स्वागत
की तस्वीरें देखते। जब वो आते तो प्रधानमंत्री मोदी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर उनका स्वागत करते, क्योंकि ये करना ही पड़ता, ये प्रोटोकॉल है, ये शिष्टाचार है, क्योंकि अब वो हमारे मेहमान हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, जिसने हमारे सैनिकों की हत्या का जो जिम्मेदार है, जिसने हमारी सीमा पर इतना दुस्साहस किया, जिसने सीमा के विवाद को लेकर उसे एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, उसका स्वागत हम कैसे कर सकते हैं? उसको रेड कार्पेट वेलकम हम कैसे दे सकते हैं? और अगर ऐसा होता तो ये तस्वीरें शायद हमारे देश के लोगों को अच्छी नहीं लगती। देश बनता है लोगों से, और देश बनता है लोगों की जन भावनाओं से। आज देश के लोगों की जन भावना क्या है? वो चीन के खिलाफ है। हम चीन को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। भारत के लिए अब तक पाकिस्तान उसका दुश्मन नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है और पाकिस्तान दुश्मन नंबर 2 है। और इसलिए अब आप देखिए, हम दुश्मन नंबर 2 से ना तो बात करते हैं, ना उनके साथ मैच खेलते हैं, ना उनके कलाकारों को भारत में बुलाते हैं, ना हमारे कलाकार वहां जाते हैं, ना हमारे नेताओं के बीच कोई बातचीत होती है। यह तो दुश्मन नंबर 2 की बात है। तो दुश्मन नंबर 1 से कैसे हम बात कर लेंगे? इसलिए सोचिए, जब भारत अपने दुश्मन नंबर 2 यानी पाकिस्तान के साथ दिखना नहीं चाहता, हमारे नेता उनके साथ मिलना नहीं चाहते, हमारी क्रिकेट टीम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहती, तो फिर हम चीन के साथ कैसे दिख सकते हैं, जो कि हमारा दुश्मन नंबर 1 है? यह अलग बात है कि पाकिस्तान के साथ तो हम अक्सर क्रिकेट के मैच खेलते रहते हैं, दूसरी जगह भी हमारे बीच में मुकाबला होता रहता है। चीन के साथ हमारा कोई क्रिकेट का मैच नहीं होता, कोई खेलों में हमारा मुकाबला नहीं होता। भारत के लिए पाकिस्तान और चीन में अंतर यह भी है कि चीन में ना तो क्रिकेट का खेल है, और ना ही चीन और भारत के बीच संस्कृति को लेकर कोई बहुत बड़ा जुड़ाव है, ना हमारी फिल्मों को लेकर, ना संस्कृति को लेकर कोई आदान प्रदान होता है। हमारे बीच जो सबसे बड़ा संबंध है वो है व्यापार का संबंध, यानी ट्रेड का संबंध। ये एक ऐसा मोर्चा है जिस पर चीन और भारत के हित जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत की सरकार चीन के साथ उस व्यापार को भी कम करने पर जोर दे रही है। आपको याद होगा, जो मेड इन चाइना एप्स थे उन पर प्रतिबंध लगाकर भारत ये संदेश दे चुका है। जैसे हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, बातचीत करनी बंद कर दी, वैसे ही हमने चीन के साथ बातचीत तो बंद नहीं की, लेकिन हमने संदेश उन्हें जरूर दिया है। अब यहां एक और पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत नहीं आने का फैसला करके असल में सबसे ज्यादा नुकसान अपना ही किया है, क्योंकि G20 समिट में उनके ना आने से अब इस समिट के सबसे बड़े सुपरस्टार मेहमान होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। और इस समिट की पूरी जो लाइमलाइट है वो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन पर होगी। पहले यह लाइमलाइट 4 नेताओं में बंट जाती, जिनमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होते, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होते, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अब इस समिट में सबकी नजरें 2 लोगों पर होंगी, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन। और चीन के पास एक बहुत बड़ा मौका था इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आने का, अपनी बात कहने का, लोगों को, पूरी दुनिया को यह संदेश देने का कि चीन जो है वो पूरी दुनिया के मुद्दों पर बाकी देशों के साथ चलना चाहता है। शी जिनपिंग बाकी देशों के नेताओं की बात भी सुनना चाहते हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे भी स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन यह मौका उन्होंने छोड़ दिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि रशिया और चीन के राष्ट्रपति का भारत नहीं आना G20 की विफलता बन सकता है, इसमें G20 की जो चमक है इस बार के समिट की वो कम हो जाएगी, ऐसे लोगों को आज हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा। पिछले साल जब इंडोनेशिया के बाली में G20 का समिट हुआ, तब ब्राजील, मेक्सिको और रशिया के राष्ट्र प्रमुख शामिल नहीं हुए थे। 3 देशों के लोग तब नहीं आए थे। इससे पहले 2021 में जब यही समिट इटली के रोम में हुआ, तब 6 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल नहीं हुए थे। और इन देशों में कौन कौन से देश थे? चीन नहीं आया, जापान नहीं आया, रशिया नहीं आया, सऊदी अरब नहीं आया, साउथ अफ्रीका नहीं आया और मैक्सिको भी नहीं आया था। इसके अलावा इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब अलग अलग कारणों से कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष G20 के समिट में शामिल नहीं हुए हैं, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। तो G20 को आप ऐसे समझिए कि ये डिप्लोमेसी का वर्ल्ड कप है, और ये वर्ल्ड कप का जो फाइनल है ये एक तरीके से भारत में हो रहा है। अब याद कीजिए 1983 में जब भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, तब लोगों ने भारत को कोई महत्व नहीं दिया था। किसी को यह उम्मीद ही नहीं थी कि भारत फाइनल में भी पहुंचेगा, क्योंकि भारत की टीम बहुत कमजोर समझी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की पहले छवि लगभग कुछ इसी प्रकार की थी। लेकिन अब जब वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, तो भारत वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों में सबसे मजबूत दावेदार माना जाता है जीत का। और अब G20 जैसे मंचों पर भी यही बात है।
जो स्थिति इस समय भारतीय क्रिकेट टीम की है, वही स्थिति इस समय इस डिप्लोमेसी के वर्ल्ड कप में भारत की है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। भारत अब बहुत मजबूत हो चुका है और भारत अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है, यानी सिर्फ शामिल होने के लिए नहीं जाता। भारत अब लीड कर सकता है, यानी भारत अब नेतृत्व कर सकता है। अब वो खबर जो आपके सबसे काम की है, G20 का चकाचौंध तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपके काम की क्या खबर है? अगर आप 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच दिल्ली जाने के बारे में सोच रहे हैं या दिल्ली से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन 4 दिनों के लिए आपके लिए दिल्ली बहुत ही दूर है। दिल्ली का सपना भी मत लीजिए। आप इन 4 दिनों तक दिल्ली को सिर्फ टीवी पर देखिए और आज तक पर चमकती दिल्ली की तस्वीरें और G20 समिट पर हमारी शानदार कवरेज को अपने घर बैठकर देखिए या अपने मोबाइल फोन पर देखिए। दिल्ली आने के बारे में मत सोचिए, दिल्ली को दूर से देखिए, दूर से दर्शन कीजिए, क्योंकि दिल्ली बंद है। G20 समिट की वजह से दिल्ली में 160 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है, जबकि दिल्ली से चलने वाली या दिल्ली के रूट से गुजरने वाली 300 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है या फिर उन्हें रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा G20 समिट के दौरान दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी दफ्तर सबको 8 से 10 सितंबर के बीच बंद कर दिया गया है, यानी छुट्टी कर दी गई है, सार्वजनिक अवकाश है। जबकि इस दौरान अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अस्पताल खुले रहेंगे, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। अगर आप बीमार होते हैं, आपको दवाई चाहिए, आपको बिल्कुल मिलेगी। अगर आप अस्पताल जाना चाहते हैं तो इस दौरान पुलिस आपको रोकेगी नहीं। मेट्रो सेवा पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि G20 समिट के दौरान सिर्फ एक ही मेट्रो स्टेशन बंद होगा और वो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। वहां मत जाइएगा। इस मेट्रो स्टेशन से ट्रेनें तो गुजरेंगी, लेकिन लोग यहां पर ना तो उतर पाएंगे और ना यहां से चढ़ पाएंगे और इस स्टेशन के गेट बंद रहेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर भी कोई रोक नहीं है और ये बसें दिल्ली के रिंग रोड पर और बाहरी इलाकों में जा सकेंगी। G20 समिट के लिए दिल्ली किस तरह सजी हुई है, उस पर भी एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टीवी पर बैठकर दूर से दिल्ली देखिए और अब अगले कुछ दिन दिल्ली आने के बारे में अगर आपका कोई यात्रा करने का प्लान है, ट्रैवल प्लान है, तो थोड़े दिन के लिए रद्द कर दीजिए। G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए सभी विदेशी मेहमानों के खास स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली में दिल्ली एयरपोर्ट में अलग अलग स्थानों पर G20 समिट के खास लोगो लगाए गए हैं, विशेष लाइटिंग की गई है। तमाम देशों के हेड ऑफ द स्टेट विदेशी मेहमान दिल्ली आने वाले हैं। उनकी तैयारियों के लिए एक और जहां दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वहीं उनके खाने की थाली कैसी होगी, ये सवाल आपके मन में भी होगा। यहाँ तमाम वो बर्तन हैं जो होटल्स को दिए गए हैं और इसी तरह के बर्तन में जो विदेशी मेहमान आने वाले हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो इन्हीं बर्तनों में खाने वाले हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहेंगे, क्या खास होगा उनके रहने के लिए, क्या अरेंजमेंट है? दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज स्वीट्स। ऐसे 3 हैं हमारे पास। तो ठीक है, ये कमरा है और जैसे हम यहाँ पर आते हैं क्या दिखता है? जाहिर है, देखिए जिस तरह के प्रेसिडेंशियल स्वीट या लेगेसी स्वीट होते हैं उस तरह के अरेंजमेंट हैं तो बेहद शानदार हैं। अब जैसे इस बार आप आते हैं तो उन मेहमानों के लिए जाहिर है जो VVIP हैं, हाई सिक्योरिटी कवर में होते हैं, हर जगह नहीं जा सकते। यहाँ पर G20 का सबसे बड़ा इवेंट होगा। इसे समिट मीटिंग हॉल कहते हैं, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डिग्निटरीज और हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, यहाँ पर इन कुर्सियों पर बैठेंगे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत G20 का इवेंट होस्ट कर रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ से इस इवेंट का आह्वान करेंगे। साथ ही आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर जो एक और शैंडलियर यानी कि झूमर जो लगाया गया है वो भी चेकोस्लोवाकिया से लाया गया है और साथ ही साथ इसमें जो आपको दीवारों पर नक्काशी दिख जाएगी वो भी भारत में नक्काशी जिस तरीके से होती है और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कल्चर्स हैं उनके एक होने का प्रतीक दिखाई दे रहा है। हम सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे। इस खबर को ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में
साड़ियों के एक शोरूम में हर रोज एक गाय आती है और वो कुछ घंटों के लिए इस शोरूम के मालिक की गद्दी पर बैठ जाती है और फिर कुछ देर के बाद अपने आप ही वहां से चली जाती है। और इस गाय और शोरूम के मालिक के बीच अब एक ऐसा रिश्ता बन गया है कि दोनों ही एक दूसरे का इंतजार करते हैं। और ये गाय हर रोज दिन में एक बार इस शोरूम में जरूर आती है और जिस समय ये गाय शोरूम के अंदर होती है उसका बछड़ा भी इस शोरूम के बाहर बैठकर उसका इंतजार करता है, यानी अपनी मां का इंतजार करता है। और इस व्यक्ति ने प्यार से इस गाय का नाम चंद्रमणि रखा है और उसे अपने परिवार का ही एक सदस्य मानता है। ये बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि रविवार को जब ये शोरूम बंद होता है तो ये गाय इस व्यापारी से मिलने उसके घर पहुंच जाती है और ये व्यक्ति भी उसे अपने घर के अंदर वैसे ही आने देता है जैसा कि शोरूम में आने देता है। सनातन धर्म दुनिया का अकेला ऐसा धर्म है जो हर जीव में ईश्वर का रूप देखता है और गाय में तो हम मां का रूप देखते हैं। सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को आज की हमारी ये रिपोर्ट बेहद पसंद आएगी। ये एक ऐसे कपड़े की दुकान है जहां पर यूजुअली जो रोज कपड़ा खरीदने के लिए ग्राहक आते हैं वो अक्सर आते हैं, लेकिन यहां पर एक स्पेशल गेस्ट भी रोज आती है और उनका नाम है चंद्रमणि। और ये लव स्टोरी उन्हीं दोनों के बीच की है, इस दुकान के मालिक का पदम डाकलिया और चंद्रमणि जी की। और मैं आपको मिलाती हूं चंद्रमणि जी से। ये है चंद्रमणि जी। ये चंद्रमणि यहां पर बैठी हुई है। रोज पिछले 7 साल से लगातार इस दुकान में आना जाना इनका होता रहता है और विदाउट मिसिंग, एक भी दिन बिना मिस किए ये यहां पर रोज 3 से 7 बजे के बीच यहां पर आकर बैठी रहती हैं। ये धनतेरस के दिन हम सब यहाँ पूजन कर रहे थे शाम के समय, तो उस समय ये चंद्रमणि जी शाम को हमारी दुकान पे आई और आकर थोड़ा असहज हुई और आते ही यहाँ पर ऊपर में बैठने लगी। हमारे सारे स्टाफ वगैरह सब इसको देख के थोड़ा घबराए भी कि भाई ऊपर क्यों चढ़ रही है, बट मैंने बोला कि ये कहीं ना कहीं इस दुकान से इसका कोई ताल्लुकात है, इसको जहां जा रही है जाने दीजिए। और इसने फिर अपना यह स्थान जो चुना है वो आज तक ये स्थान चला आ रहा है। एक्चुअली संडे को खैरागढ़ जाते हैं हम तो शॉप बंद रहती है। खैरागढ़ में जो हमारी जो गौशाला है, लगभग हम सभी यहाँ के पूरे स्टाफ सहित वहाँ सेवा में जाते हैं। बाकी पूरे दिन यहाँ आती है और रविवार को ये सायंकाल हमारे पीछे सेक्टर 1 घर पे भी आती है। ये तो उसका आशीर्वाद ही है और मैं कहता हूँ कि ये गौ माता का प्रसाद है और ये प्रसाद जो हमें प्राप्त होता है ये हमारे अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है और हमारे गौ प्रेम को और गाय के जो कार्य हम कर रहे हैं उसको बहुत प्रेरित करता है, बहुत बढ़ाता है, एप्रिसिएट करता है। तो मुझे उम्मीद है ये खबर जो हमने आपको दिखाई है बहुत प्यार से दिखाई है और आपको ये खबर बहुत अच्छी लगेगी। आज रात को ये खबर देखने के बाद आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और सनातन धर्म के जितने भी प्रेमी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हमारे देश में करोड़ों लोग हैं। आप जानते हैं सनातन धर्म अकेला ऐसा धर्म है जो जीव जंतुओं में ईश्वर का रूप देखता है, नदियों में ईश्वर का रूप देखता है, पहाड़ों में, पत्थरों में ईश्वर का रूप देखता है, हम पेड़ पौधों में ईश्वर का रूप देखते हैं और गाय में तो हमारी माँ का रूप हम लोग देखते हैं। तो इस तरह के लोगों की संख्या, ये तो आज हमने आपको एक व्यक्ति की कहानी बताई है, ऐसे हमारे देश में करोड़ों लोग हैं। और जो लोग दिन रात सनातन धर्म का अपमान करते हैं, जो लोग दिन रात कहते हैं कि सनातन धर्म को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए, ये ऐसे लोगों का हमारा प्यार से दिया गया जवाब है। ऐसे लोगों को आप ये जो खबर आज हमने आपको बताई है, ये खबर इस तरह के लोगों को आप भेजिए, शेयर कीजिए, इसे व्हाट्सएप के जरिए कीजिए, फेसबुक के जरिए कीजिए या जो भी आपके पास माध्यम है। इस तरह की जो खबरें हैं ये हमारे समाज में पॉजिटिविटी भी लाएंगी और सनातन धर्म से हमारे जो दूसरे लोग हैं उनका परिचय कराएंगी। वक्त के भी अजीब किस्से हैं। किसी का वक्त कटता नहीं तो किसी के पास वक्त नहीं होता, किसी को वक्त दिखाई नहीं देता तो किसी को वक्त बहुत कुछ दिखा जाता है। और अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये भी वक्त ही दिखाता है।